सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्याम किशोर है। मेरे चैनल का नाम ल्यूमस ड्रीम्स है गाइस। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रेलेवेंट है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जाति व्यवस्था। आज मैं आपको बताऊंगा जाति व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई, जाति व्यवस्था भारत में कब से चली आ रही है, जाति व्यवस्था का मतलब क्या है, कौन से वेदों से, कौन से पुराणों में इसे ये चली आ रही है, और किन किन वेदों में और उपनिषदों में इसका उल्लेख है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा दोस्तों। साथ में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि देश में लोग जाति जनगणना की बात क्यों करते हैं। और दोस्तों, इस साल 2024 के अगस्त महीने में एक फैसला आया था जिसमें कि क्रीमी लेयर और कोटा इन कोटा के ऊपर बात की गई थी। मैं इन पे सब सारी आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है। हमारे यहाँ सनातन का मानना है वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है कि समस्त ब्रह्मांड ही, समस्त दुनिया ही हमारा परिवार है। लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि हिंदू खुद ही जातियों में बट गया, खुद ही एक नहीं हो पा रहा आज तक? उसके रीजन क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में ऐसा क्या हुआ कि सरकार को आरक्षण या रिजर्वेशन लाने की जरूरत पड़ी। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? तो आज हम बात करेंगे दोस्तों जाति व्यवस्था की शुरुआत, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, इन सब चीजों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ण व्यवस्था के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, भारत में वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के साथ कंफ्यूज किया जाता है। हालांकि ये दोनों एक अलग अलग व्यवस्था थी। तो दोस्तों, अगर वैदिक इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सनातन सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को दो भागों में बांटा गया है। एक है वर्ण व्यवस्था, दूसरी है आश्रम व्यवस्था। दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगा आश्रम व्यवस्था क्या होती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्ण व्यवस्था क्या होती है। तो आश्रम व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें कि समाज में रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विकास कर पाता है, अपने अपने आप को व्यक्तिगत प्रगति के रास्ते पर लेके आ पाता है। आश्रम व्यवस्था का सीधा सीधा मतलब होता है व्यक्तिगत अवस्था, व्यक्तिगत व्यवस्था। इसीलिए सनातन धर्म में इसे वर्णाश्रम व्यवस्था भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, आश्रम व्यवस्था समाज में रहते हुए खुद की व्यक्तिगत तरक्की या खुद की व्यक्तिगत प्रगति को हम आश्रम व्यवस्था बोलते हैं। इसके चार मूल रूप होते हैं, इसकी चार मूल अवस्था होती है दोस्तों। सबसे पहली होती है, इसमें सर्वप्रथम होती है ब्रह्मचार्य, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करके, अपने खुद की भावनाओं पे, अपने खुद के मन पे नियंत्रण करके शिक्षित होता है, अपने ज्ञान अर्जित करता है, समाज के बारे में बहुत सारा ज्ञान अर्जित करता है, अपनी नॉलेज बढ़ाता है। दूसरी अवस्था होती है दोस्तों गृहस्थ अवस्था, जिसमें कि व्यक्ति अपना विवाह करके अपने वंश को आगे बढ़ाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तीसरी व्यवस्था होती है दोस्तों वानप्रस्थ व्यवस्था। तो वानप्रस्थ व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? इसमें कोई भी व्यक्ति अपने आप को धीरे धीरे समाज से अलग करने लगता है और धीरे धीरे भगवान में खुद को लीन करने लगता है। चौथी होती है संन्यास। संन्यास व्यवस्था वो व्यवस्था होती है दोस्तों, इसमें फाइनली कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर के समक्ष अपने आप को संपूर्ण रूप से लीन कर देता है और अपने आप को ईश्वर को सौंप देता है, समाज से पूरा परे हट जाता है, अपना बचा कुचा जीवन भगवान की भक्ति में लगाता है। तो ये चार जो अवस्थाएं होती है, ये होती है वर्णाश्रम अवस्था दोस्तों। सनातन धर्म में जो दूसरी सामाजिक व्यवस्था थी वो थी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था वो व्यवस्था थी दोस्तों जिसमें कि कहा जाता था कि आप समाज में रहते हुए अपनी तो तरक्की कर रहे हैं, अपना पर्सनल विकास कर रहे हैं, अपना खुद का विकास कर रहे हैं इन चार अवस्थाओं से, वर्णाश्रम अवस्थाओं से, लेकिन आप समाज में रहते हुए समाज का क्या भला कर रहे हैं? इस अवस्था को वर्ण व्यवस्था बोलते थे, जो कि बहुत ही प्राकृतिक होती थी। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। इसमें चार वर्ण होते थे। पहला वर्ण ब्राह्मण। ओके, ब्राह्मण माने समाज की बौद्धिक उन्नति के लिए जो काम करते थे लोग, उन्हें ब्राह्मण कहते थे। माइंड यू फ्रेंड्स, ये जातियां नहीं थी, ये वर्ण थे। मैं आपको जाति और वर्ण में अभी डिफरेंस भी बताने वाला हूं। पहले ये समझ लीजिए, पहला ब्राह्मण, जो कि समाज की बौद्धिक उन्नति के लिए काम करने वाले लोग। दूसरा क्षत्रिय, जो समाज की रक्षा करने वाले लोग, जो शारीरिक रूप से बलशाली होते थे, जो समाज की रक्षा करने की इन्होंने अपॉइंट किया जाता था, उन्हें एक पदवी दी जाती थी जो कि क्षत्रिय कहलाते थे। तीसरा दोस्तों वैश्य, समाज की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने वाले लोगों को हम वैश्य कहते थे। चौथे रूप से होते थे शूद्र, समाज के मौलिक कार्यों को करने वाले, कलात्मक रूपों को कलात्मक रूप से कार्यों को करने वाले लोगों को हम शूद्र कहते हैं दोस्तों।
तो इस तरीके से पूरे समाज को एक कड़ी में बांधा गया था। इन्हें व्यष्टि और समष्टि व्यवस्था भी कहते हैं दोस्तों। व्यष्टि माने व्यक्तिगत व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था जो व्यक्तिगत व्यवस्था थी, उसे हम व्यष्टि व्यवस्था भी कहते थे। और दूसरी जो होती थी समष्टि व्यवस्था, जो कि वर्ण व्यवस्था होती थी दोस्तों। दोस्तों जैसे मैंने बताया, वर्ण व्यवस्था को अक्सर जातिगत व्यवस्था में कंफ्यूज किया जाता है। लोग सोचते हैं ये दोनों ही एक है और इसी प्रकार से जातिगत व्यवस्था की तरह वर्ण व्यवस्था की भी निंदा करते हैं। हाउएवर स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट दो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ए डिबियस, जो कि एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा यूरोप में जब लोग आदिवासी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी समय काल में भारत में वर्ण व्यवस्था के कारण भारत का जो भारत का विज्ञान, कला, साहित्य और सभ्यता फल फूल रही थी। इसी वजह से भारत में उस समय में बहुत सकारात्मक विकास भी हुआ। दोस्तों वर्ण व्यवस्था को मैं आपको एक है ना एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आज की डेट में कोई भी बिजनेस मॉडल है, उनमें की अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी हम लगा लेते हैं, उस कंपनी में एक डिपार्टमेंट हो गया एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो लोगों को हायर करता है, इंटरव्यू लेता है। दूसरा हो गया ऑपरेशन डिपार्टमेंट, जो लोगों से काम करवाता है, उन्हें काम सौंपता है। तीसरा हो गया एडमिन डिपार्टमेंट, जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। चौथा हो गया अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें वेतन देना, उनकी सैलरी काटना बढ़ाना, वो सब उन पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी मॉडल के मेन चार डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे ही ये डिपार्टमेंट, जो चार डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, आपके जन्म से आपको नहीं मिलते हैं। कभी भी किसी भी बिजनेस मॉडल में ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर आप एक मैनेजर के बेटे हैं, आपके पिताजी एज ए मैनेजर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको भी मैनेजर ही वहां पर जॉब मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको वहां पर जॉब भी ना मिले। वहां जॉब करने के लिए आपको क्या करना होता है? खुद को योग्य बनाना होता है, शिक्षा हासिल करनी होती है, उस लेवल पे आपको इंटेलेक्चुअल बनना होता है, तब जाके आपको वो उस कैटेगरी में जॉब मिलती है। दोस्तों सेम तरीके से पैटर्न था वर्ण व्यवस्था में। जो चार मैंने आपको व्यवस्थाएं बताई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये एक कर्म आधारित व्यवस्था थी, जिसमें कि अगर आप अपने कर्मों के अनुसार बलशाली हैं, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर उस लेवल का है, आपने शस्त्रों अस्त्रों की शिक्षा हासिल की है, तो आपको समाज की रक्षा करने के लिए सैनिक में या सेनाओं के अंदर भर्ती की जाती थी, तो आप क्षत्रिय कहलाते थे। सिंपल समझ में आ गया। ऐसे ही दोस्तों अगर आपका माइंड बिजनेस लेवल पे ज्यादा चलता था, आपको बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्ट आता था, आप बिजनेस कर सकते थे, आपको सेंस था वो, तो आपको वैश्य कहलाते थे। और ऐसे ही अगर आप हाथ से कुछ काम करते थे, अगर हाथ से कलाकृतियां करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते थे दोस्तों, हाथों से डिजाइन बना सकते थे, हाथों से मटके का काम, पुराने समय में मिट्टी के काम बहुत होते थे, लकड़ी के, लोहे के सब काम होते थे, वो काम अगर आपको करने आते थे तो आपको शूद्र कहलाते थे। ये सब वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ण व्यवस्था में बाहर जाति से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं होती थी। कोई भी क्षत्रिय वैश्य में शादी कर सकता था। दोस्तों हम बात करते हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार कोई भी व्यक्ति चार प्रकार से कर्म करता है, जो कि पुरुष सूक्त में एक्सप्लेन किया गया है। कोई भी व्यक्ति चार प्रकार से गति करता है या कर्म करता है। पहला दिमाग से, दूसरा हाथों को चलाकर, तीसरा हम जब गति करते हैं तब हम कोई का काम कार्य करते हैं या अपना कर्म करते हैं, या स्थिर रह के एक जगह बैठ के। तो ये जो चार जगह है दोस्तों, ये जो चार अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बनाई गई। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, ना कि जन्म आधारित। और इसका उल्लेख हमें रामायण, महाभारत और बहुत से उपनिषदों में मिलता है। मैं दोस्तों आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं, जो कि वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड सर्ग 14 श्लोक 29 में है। ये संस्कृत में है तो मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों। ये कहता है, मनुर्मनुष्यन जानिता कश्यप महात्मना ब्राह्मण क्षत्रियान वैश्यन शूद्रम मनुष्यर्भवा मनुजर्षभा। इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों, नरश्रेष्ठ महात्मा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, ऋषि, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले व्यक्तियों को जन्म दिया। वहीं हम रामायण में आगे चले दोस्तों, तो जटायु और श्री राम के बीच एक बार संवाद हुआ। तब उन्होंने कहा, मुक्तो ब्राह्मण जाता उरस क्षत्रियस्त्र उरभ्यमा जजिरे वैश्य पदम भया शूद्रा इति श्रुति। इसका मतलब हो गया दोस्तों, मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, हृदय से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, दोनों जरुओं से वैश्याओं का जन्म हुआ और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ।
एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र जी अपने वर्ण से क्षत्रिय थे, लेकिन अपने उन्होंने गुणों को बदलकर, अपने उन्होंने शिक्षा को बदलकर, अपने ज्ञान को बदलकर वह ब्राह्मण बन गए। दोस्तों ऐसे ही वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 65 श्लोक 19 में बताया गया है, ब्रह्म ऋषि स्वागतः तेयस्तु तपस्ना स्म सुलेशिता ब्रह्मस्य तपोस प्रेण प्राप्त वानसी कौशिक। जिसका मतलब होता है दोस्तों, ब्रह्म ऋषि तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हैं। हे कुशिका नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। दूसरा उदाहरण दोस्तों मैं आपको नलकूबर का देकर समझाना चाहूंगा। नलकूबर के भी दो वर्ण माने गए हैं। एक वर्ण जिसमें वे ब्राह्मण थे, धर्मानुष्ठान के कामों में उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, और पराक्रम और रक्षा के कामों में उन्हें क्षत्रिय माना जाता था। दोस्तों वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 26 श्लोक 33 के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, व्यास्त्रिषु लोकेशः नलकूबर इत्ययम् अतो यो भवेद विप्रः क्षत्रियो वीर्यतो भवेतः। इसका मतलब होता है वे तीनों लोकों के नलकूबर नाम से विख्यात हैं, वे तीनों लोकों में नलकूबर के नाम से विख्यात हैं, लेकिन अनुष्ठान की प्रविष्टि से उन्हें ब्राह्मण और पराक्रम की प्रविष्टि से उन्हें क्षत्रिय कहा गया है। अगर दोस्तों वर्ण व्यवस्था जातिगत आधारित होती, आपके जन्म पे आधारित होती, तो किसी के भी दो वर्ण नहीं हो सकते थे। साथ ही दोस्तों ऐसे ही वाल्मीकि रामायण में जाबाली का भी हमें बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है, विवरण मिलता है। दोस्तों अगर हम वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 109 श्लोक 4 को अगर समझे, तो उसमें यह कहा गया, कुलीनम कुलीन व वीर पुरुष मानिरतमम चारित्र मेष व्याख्याति शुचि व यदि पाशुचम। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, आचार्य ही ये बताता है कौन सा पुरुष उत्तम कुल में जन्म उत्पन्न हुआ है और कौन सा पुरुष अधम कुल में जन्म हुआ है, कौन वीर है कौन व्यर्थ है। अगर हम बात करें दोस्तों महाभारत की, तो महाभारत में भी वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित माना गया है, ना कि जन्म के आधारित। इसमें मैं आपको महाभारत शांति पर्व का अध्याय 71 श्लोक 3, 4, 5 की उदाहरण देना चाहूंगा, जिसमें कि कहा गया है, कृत स्विद ब्राह्मणो जातो वर्णाश्वयादि कृत श्रेय कस्माच्च भवति श्रेष्ठ स्तंभ व्याख्या तुम हर से ही। इसका मतलब है दोस्तों, वायुदेव ब्रह्मा की उत्पत्ति किससे हुई, अन्य तीन वर्ण भी किससे उत्पन्न हुए, तथा ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ क्यों है, ये मुझे बताए। इसमें संस्कृत में ये पूछा गया है। उत्तर था ये था दोस्तों, ब्राह्मणों मुखतः सृष्टि ब्राह्मणों राजस्वतम बाहुभ्य क्षत्रिय श्रेष्ठ अरुभ्य वैश्य एवचा। मतलब वायुदेव ने समझाया कि हे नरश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय तथा दोनों अरुओं से वैश्य, और व्यक्ति के पैरों से ब्रह्मा के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ कहां से हुआ। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें दोस्तों, वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक के टाइम से 1000 BCE टू 1500 BCE के टाइम पे शुरुआत हुई, और इसमें मूल्य रूप से शुरुआत दोस्तों वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले जो शुरुआत थी वो इस्तेमाल हुआ आर्य और दासों के बीच में डिफरेंसेस जानने के लिए। आर्यन उन्हें कहा जाता है दोस्तों जो सेंट्रल एशिया से 1800 BC के दौरान उठकर भारत चल कर आए, और दास उन्हें कहा जाता था जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो यहाँ के हाथ से काम करने वाले लोग थे। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन लोगों को द्विज भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है ट्वाइस बॉन्ड। एक इनमें प्रथा होती है जिसको हम उपनयना बोलते हैं, उसके दौरान ये लोग, ये जो तीन व्यवस्था थी, जो तीन वर्ण थे, इन लोगों को सफेद रंग का एक शुद्ध धागा पहनाया जाता था, जिसमें कि शूद्रों को अलाउड नहीं था। तो दोस्तों जैसे जैसे समय बीता, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जन्म से एसोसिएट होने लगी, और वहां से शुरुआत हुई जाति व्यवस्था की। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार दोस्तों स्मृति काल में आगे जाकर पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से अलग थी, लेकिन धीरे धीरे वो वर्ण व्यवस्था जन्म से ही मानी जाने लगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे जाति की, जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले मैं आपको जाति शब्द का अर्थ बताना चाहूंगा दोस्तों। महर्षि गौतम प्रणीत द्वारा न्याय सूत्रम के अनुसार दोस्तों जाति का मतलब होता है खंडन करना। खंडन माने किसी भी वाद विवाद के बीच किसी बात का जब हम खंडन करते हैं उसे हम जाति भी बोल सकते हैं दोस्तों। जाति शब्द सीधा जन तत्व से आई है, जिसका अर्थ है उत्पन्न होना। महर्षि पतंजलि कृत के योग दर्शन के अनुसार दोस्तों जाति का अर्थ योनि यानी स्पीशीज से भी होता है।
नाट्य शास्त्र के अनुसार दोस्तों जाति को मतन भी कहा जाता है, जिससे राग उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें दोस्तों, तो जाति का अर्थ जन्मजा यानी जन्म से होता है। तो अभी तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि वर्ण जो है कर्म आधारित, जाति जो है जन्म आधारित। तो जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था चरमराने लगी, वैसे वैसे जाति व्यवस्था स्ट्रांग होने लगी। वर्ण व्यवस्था को लोग जन्म से एसोसिएट करने लगे। अब हम बात करेंगे कि क्या रीजन थे कि वर्ण व्यवस्था खत्म होती चली गई और जाति व्यवस्था का विकास होता चला गया दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे पहला रीजन था बाहरी लोगों का भारत में आगमन। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जब विदेशी मूल के लोग भारत आए और यहाँ आके उन्होंने यहाँ की व्यवस्था देखी, तो वे साथ में अपनी परंपरा, अपना इतिहास, अपना कल्चर भी यहाँ लेके आए। जैसे कि यूनानी थे, कुषाण थे, हूण थे। इन लोगों की परंपरा, इन लोगों के कल्चर जब भारत में घुल मिलने लगे, तो यहाँ इन लोगों ने शादियां करना शुरू की, विवाह करना शुरू किए। तब जाके हुआ क्या दोस्तों, ये बाहरी लोग थे जिस वजह से कि ये भारत के वर्ण व्यवस्था के लोगों के साथ रहने में शादी वगैरह करने लगे, उनके साथ व्यवसाय करने लगे, जिससे कि वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था वर्ण व्यवस्था के पतन का, वो था शादी विवाह संबंधित समस्याएं। ये क्या समस्या थी दोस्तों, धीरे धीरे लोगों ने एक ही वर्ण में शादी करना शुरू की, अपने अपने समुदाय बनाने शुरू किए। एक ही काम को वो पकड़ के बैठे कि मैं जो काम करूंगा उसी कुल में मैं अपने बच्चे का ब्याह करूंगा, शादी करूंगा, ताकि मेरा बिजनेस बढ़े। जब लोगों ने इस तरीके से एक्शन लेना शुरू किया दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे लोग जातियों में बंटने लगे, ग्रुप्स में बंटने लगे, जो कि आगे चलकर जातियां कहलाई। इसका सबसे मुख्य कारण जो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, ये था व्यवसाय, आपका काम। पुराने समय में धीरे धीरे लोगों ने, जैसे मैंने बताया दोस्तों, अपने बच्चों को अपने काम में डालना शुरू कर दिया, अपने बच्चों की अपने काम से रिलेटेड लोगों से शादी करना शुरू कर दी, जिससे कि समुदाय बने, समुदाय से धीरे धीरे ग्रुप, ग्रुप से समाज, समाज से जातियां। सुनार ने अपने बच्चों को सुनार का काम सिखाने शुरू किया, लोहार ने अपने बच्चों को लोहार का काम सिखाना शुरू किया। उसी तरीके से उन्होंने अपनी सेम काम से रिलेटेड लोगों में शादियां करना शुरू की, जिससे कि जातियां और बढ़ती चली गई। तो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कर्म से हटकर जन्म पे आ गई। हिस्टोरियन एन के दत्त बताते हैं कि मनु के आने से पहले बाहरी जातियों में शादी की व्यवस्था थी, बट धीरे धीरे मनु के बाद जातियों में कट्टरता आती गई और लोगों ने छुआछूत और ऐसी बहुत सी कुप्रथाएं, जिसमें कि बाल विवाह, छुआछूत, ऐसे बहुत सारी कुप्रथाओं की स्टार्टिंग कर दी। दोस्तों कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार भी 18 ऐसे ग्रुप थे, 18 ऐसे समुदाय थे जिन्होंने अपनी एक अलग जाति बना ली और अपनी जाति इतनी प्रबल की कि उनके गांव के गांव बस गए, उनके नाम पे उन्होंने अलग से गांव बना लिए, अपने समुदाय बना लिए, अपना रहन सहन, खाना पीना, व्यवसाय सब एक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से अलग कर लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों जातिगत शोषण के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब क्या हुआ, जैसे जैसे जाति व्यवस्था स्ट्रांग हुई, अपने समुदाय में शादी करने के कारण, अपने ही समुदाय के लोगों को बिजनेस देने के कारण, तो इन सब व्यवस्था में 3 वर्ण तो हो गए अलग, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जो चौथा वर्ण था शूद्र, इनको समझा गया दलित, इनको समझा गया घटिया लोग, इनके साथ हुआ छुआछूत, इनके साथ हुआ समाज में शोषण। ये जो 3 जातियां थी, इनको हटा के जो शूद्र जाति थी, जो दलित जाति थी, इनको समझा गया नीची जाति का, बाकी लोग बन गए ऊंची जाति के। अब क्या हुआ, सबसे पहले तो नीची जाति के लोगों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित हो गया, मंदिरों में उनके लिए जाना अलाउड ही नहीं रहा। नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव शुरू कर दिया गया, उन्हें उनके लिए अलग रास्ते डिसाइड कर दिए गए कि ये लोग हमारे गांव के आसपास भी नहीं रहेंगे। नीची जाति लोगों के पीछे दोस्तों झाड़ू बांध के चलने पर मजबूर किया गया, ताकि जब वो उस रास्ते से गुजरे तो उनके पैरों की धूल तक साफ हो जाए, और उसके बाद अगर कोई ब्राह्मण उस रास्ते से गुजरे तो उनके पैरों की धूल साफ हो चुकी हो। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव था मऊ के नाम से, वहां उनका जन्म हुआ था दोस्तों। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू अटेन 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली, वन ऑफ देम वाज इन इकोनॉमिक्स इन अमेरिका एंड इन लंदन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कोलंबिया और एलएससी यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी की थी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ब्रिटेन में उस समय में एक बहुत ही हाईली एक्सक्लूसिव क्लब हुआ करता था, जिसका नाम था ग्रेस इन।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी वहां से बैरिस्टर भी रह चुके थे. He was the most educated personality of his time. That's the reason he actually fought against the casteism throughout his life. दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही वो व्यक्ति थे जिनकी वजह से दलितों को आरक्षण प्राप्त हुआ और दलितों का उद्धार होना शुरू हुआ. लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी, आरक्षण जो नीति थी, उसे विलियम ए हंटर और हमारे ज्योतिराव फूले जी ने मिलकर 1888 में ही बना लिया था. रिजर्वेशन पॉलिसी को बनाने का जो मूल भाव था वो आर्थिक नहीं था, वो था समाज में एकता, सामाजिक एकता. समाज में डिस्क्रिमिनेशन को हटाना था दोस्तों, जिसमें कि छुआछूत और भी बहुत सारी जो कुप्रथाएं एग्जिस्ट करती थी, उन सब कुप्रथाओं को खत्म करके समाज में एकता स्थापित करना था. 1902 में दोस्तों कोल्हापुर रियासत के महाराज शाहू ने शिक्षा में पहले ही पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे दिया था. अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत समय से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करके ये दलितों को दिलवाकर उन्हें पॉलिटिक्स में भी एंट्री दिलवाई जाए, ताकि वो अपने समाज के उद्धार के लिए खुद फैसले भी ले सके. लेकिन दोस्तों जब 1932 में रैमजी मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, उन्होंने गांधी से और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के समक्ष बैठकर इस बारे में चर्चा की, तो गांधी जी को इस बात का बहुत बुरा लगा. तो गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए, ये बोलते हुए कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो आप मांग कर रहे हो, इससे हिंदू समाज बहुत सारे भागों में बट जाएगा. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में सोच और विचारों का बहुत बड़ा डिफरेंस था दोस्तों. गांधी जी चाहते थे कि छुआछूत और समाज में जो विभिन्नता वो खत्म हो, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि ये जो जातिगत व्यवस्था ये पूरी समाप्त होनी चाहिए, हर किसी को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स एंड एबिलिटीज. तो दोस्तों जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए 1932 में, तो उस भूख हड़ताल के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं. उस समझौते में दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस ना करके रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि रैमजी मैकडोनाल्ड, जो उस समय के मैंने बताया था ब्रिटिश पीएम थे, उन्होंने एज ए रिजर्वेशन कम्युनल अवार्ड के तौर पर दलितों को दिया, और तब से शुरुआत हुई आरक्षण की. इस आरक्षण में दोस्तों दलितों को दो भागों में बांटा गया. एक को कहा गया शेड्यूल कास्ट, दूसरे को कहा गया शेड्यूल ट्राइब्स. और दोस्तों ऐसे ही आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया, जिसमें कि पिछड़ी जाति जनजाति को सिविल सर्विसेज में 8.2 आरक्षण की व्यवस्था की गई. उसमें भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे काउंसिल मेंबर रह चुके थे. 1952 जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उसमें एससी और एसटी को सबसे पहले रिजर्वेशन दिया गया. पहले रिजर्वेशन देने का प्लान था कि इसे हर 10 साल में रिव्यू किया जाएगा, लेकिन तब से लेकर आज तक हर सरकार जितनी भी आई है, इसे हर 10 साल में एक्सटेंड कर देती है, क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं उनका मानना है कि जो इस उद्देश्य की पूर्ति थी, सामाजिक एकता, वो आज तक भी नहीं हो पाई है. आज तक भी लोगों में सामाजिक रूप से भेदभाव का चलन है. आपस में लोग एक दूसरे से भेदभाव हर तरीके से करते हैं दोस्तों. ऐसे ही दोस्तों 1991 में मंडल कमीशन ने भी ओबीसी को रिजर्वेशन स्टार्ट किया. फिर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन स्टार्ट किया, जो कि आर्थिक तौर पर दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति की अगर आय कम है तो उसे ये इकोनॉमिक वीक सेक्शन का आरक्षण मिलेगा. इसी साल 2024 में अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के बारे में कुछ फैसले सुनाए, तो मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों. एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑन रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने दो नए फैसले सुनाए, जिसमें कि एक था एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लागू करना. इसमें क्या था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना था एससी एसटी रिजर्वेशन किसी भी व्यक्ति को मिले, उसकी एक इनकम कैप या इनकम सीलिंग लागू होनी चाहिए, जिससे कि अगर किसी एससी एसटी की इनकम अच्छे लेवल पे है, अगर वो 8 लाख रुपए से ज्यादा कमा पा रहा है, तो उसको ये आरक्षण ना दिया जाए. हालांकि बहुत सारे ग्रुप्स ने इस चीज को अपोज किया. बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जब ये आरक्षण लागू किया गया था, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया था, आरक्षण का मूल उद्देश्य था सामाजिक समानता, ना कि आर्थिक समानता. तो ये एक तरीके से फैसला सही नहीं था दोस्तों. बहुत सारे लोगों का इसमें यह मत आया कि जो एससी एसटी एक्ट लागू किया गया था, जो रिजर्वेशन स्टार्ट हुई थी, उसका मूल भाव था सामाजिक समानता, ना कि आर्थिक समानता.
तो ये जो फैसला सुनाया गया इसको बिल्कुल ही गलत ठहरा दिया गया। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको फिलहाल होल्ड पर कर दिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे कोटा विद इन कोटा की। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एससी और एसटी कोई एक ग्रुप नहीं है। आजादी के पहले सिर्फ जातियां थी, आजादी के बाद इन जातियों को दो कैटेगरीज में बांटा गया, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स थे दोस्तों। और इनमें आपस में भी भेदभाव होता है। इनमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन्हें निम्न जाति कहते हैं, जिनमें बहुत ही निम्न जाति होती है, बहुत ही कम लोग होते हैं। और कुछ जातियां ऐसी होती है जो डोमिनेंस जातियां होती हैं दोस्तों। तो जो डोमिनेंस जातियां होती है वो तो रिजर्वेशन का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। व्हाट अबाउट दी कास्ट जो कि बहुत छोटी हैं और उनके साथ उनके एससी एसटी के अंदर भी भेदभाव हो रहा है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये कहते हुए स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी कि ऐसी निम्न जातियों को आपको खोजना है, ढूंढना है और इन लोगों को दोस्तों आरक्षण देना है। तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले थे। पहला तो मैंने आपको बता दिया जो कि क्रीमी लेयर के हिसाब से था। उसमें अधिकतर लोगों का ये मानना था कि जो क्रीमी लेयर वो है एससी एसटी पे लागू ही नहीं हो सकता। रीजन बीइंग एससी एसटी एक्ट जो था, रिजर्वेशन जो था, उसका मूल भाव था आर्थिक समानता नहीं था। जो उसका मूल भाव था दोस्तों वो सामाजिक समानता था, ना कि आर्थिक समानता। अगर हम बात करें दोस्तों कोटा विद इन कोटा की, तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं एकदम अग्री करता हूं, एकदम सहमत हूं दोस्तों। रीजन बीइंग बहुत सारी एससी एसटी में बहुत सारी कास्ट ऐसी है जो डोमिनेंस कास्ट है, जहां गांव में उस एक ही जाति के बहुत सारे लोग रहते हैं और वो लोग आरक्षण का बहुत अच्छे से फायदा उठा पा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप बहुत सारी जातियों को जानते हैं। और ऐसे ही निम्न जातियां भी हैं पूरे देश में, बहुत अच्छी से आप जानते होंगे निम्न जातियों को, जिनको आज भी आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। उनके खिलाफ बहुत सारे आज भी जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर। अगर हम बात करें अगर दोस्तों हम बात करें हायर पोस्ट की, आप फोर्थ कैटेगरी को भी इंक्लूड कर लीजिए इसमें। जो साफ सफाई वाले लोग होते हैं उनको छोड़कर प्योन हो गया, उससे ऊपर के लेवल हो गए, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आईएएस आईपीएस ऑफिसर में एससी के जो एससी कैटेगरी के जो जॉब्स होती हैं दोस्तों, वो 90% खाली जा रही हैं आज भी। दोस्तों आशा करता हूं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके शेयर करने से मेरी वीडियो पे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। तो जय हिंद, धन्यवाद।